हेलो स्टूडेंट्स, रीट और सीटेट स्पेशल में कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था और उसमें हमने संसाधन का अर्थ और उसका एक प्रकार वो हमने कल पढ़ा था। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। आप लास्ट तक जरूर देखें वीडियो, ताकि लास्ट में ही मैं उस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन लास्ट में आपको मैं दूंगा और उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं अभी, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि रीट और सीटेट के स्पेशल वीडियो ज्योग्राफी स्पेशल संबंधित आप तक पहुंचते रहे और आप इनका लाभ प्राप्त करते रहें। आज हम सेकंड लेक्चर के साथ आ रहे हैं और मैं आपको लास्ट जो हमने पढ़ा था वो उसके बारे में एक बार बता देता हूँ और फिर हम शुरुआत करते हैं सेकंड आज के लेक्चर। देखिए, लास्ट हमारा था उत्पाद के आधार पर। हमने वर्गीकरण पढ़ना शुरू किया था और लास्ट हमने पढ़ा था उत्पाद के आधार पर। एक पढ़ा हमने जैविक प्रकार था, जिसको हमने नाम दिया जैविक संसाधन। और सेकंड टाइप जो था वो था अजैविक संसाधन। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में आप देखेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जैविक और अजैविक संसाधन क्या है, बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, इसका वर्गीकरण है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसको हम कहते हैं, ये नंबर 1 था। नंबर सेकंड, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर, ये इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 जो क्लासिफिकेशन था वो उत्पाद के आधार पर, और नंबर 2 जो क्लासिफिकेशन बनेगा वो उपयोग के आधार पर। और उपयोग के आधार पर नंबर 1 नवीकरणीय या इसे असमाप्य कहते हैं। नवीकरणीय या असमाप्य मतलब ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग करने के बाद उन्हें उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, असमाप्य का मतलब होता है जो समाप्त नहीं होते। एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें उसका नवीनीकरण करना संभव होता है, उन्हें हम कहते हैं असमाप्य या नवीकरणीय संसाधन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देखें, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ये ऐसे संसाधन हैं जो कि नवीकरणीय होते हैं, असमाप्य होते हैं, जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद हम पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संसाधन नवीकरणीय असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 कौन सा है? पवन ऊर्जा। तो पवन क्या है? निरंतर चलती है। प्रतिदिन पवन का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना पवन ऊर्जा। हम क्या करते हैं, पवन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से टरबाइन लगाते हैं। आपने देखे होंगे, इस प्रकार से टरबाइन लगता है और ये टरबाइन इस तरह से मूव करता है और पवन चक्र के द्वारा, इस टरबाइन के द्वारा इंडिकेटर में बिजली का उत्पादन होता रहता है। सौर ऊर्जा आप देखते हैं कि सूर्य जो है वो निरंतर प्रकाश देता है और सोलर पैनल आपने देखा होंगे, इस प्रकार से सोलर पैनल लगे हुए होते हैं और सोलर पैनल पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वहां से
सोलर एनर्जी हमें प्राप्त होती है। जल विद्युत जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सिंधु है, सतलज है, इन विशाल नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और काफी ऊंचाई से जल को नीचे की ओर गिराया जाता है और टरबाइन घुमा के विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है, नवीकरणीय और असमाप्य, समाप्त नहीं होते क्योंकि हम इनका बार बार क्या करते हैं, रिन्यूएबल करते हैं, इसलिए हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, जो कि नवीन होता रहता है। तो गॉट दी पॉइंट, यानी उपयोग के आधार पर नंबर 1 हमने पढ़ लिया, नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पर, सेकंड जो आएगा, सेकंड है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय या समाप्य, ठीक है, संसाधन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर 1 नवीकरणीय जो क्या था, असमाप्य संसाधन, समाप्त नहीं होता। अनवीकरणीय लग गया, यानी कि ये तो हो गया रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, मतलब ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद, 2 बार प्रयोग करने के बाद प्राय वे समाप्त हो जाएंगे और उनका पुनः वापस उपलब्ध होना बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उनके बनने की जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है, बहुत लंबे समय के लिए होती है, बहुत लंबे समय पश्चात वो हमें मिलेंगे और मिलेंगे भी नहीं, यह हमें पता नहीं है। इसलिए ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग बारंबार कर रहे हैं, जब वह संसाधन समाप्त हो जाएंगे, एक समय बाद वो संसाधन जब समाप्त हो जाएंगे तो वह उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें, फॉर एग्जाम्पल में कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, देखिए ये ऐसे संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये ऐसे संसाधन है जिनका एक बार उपयोग करने के बाद यदि ये समाप्त हो जाते हैं, इनकी दशाएं समाप्त हो जाती हैं, इनके जो खनन क्रिया के द्वारा इसे हम जब प्राप्त करते हैं, ये जब चीजें समाप्त हो जाती हैं तो इनका नवीनीकरण होना, इनका वापस पुनः बनना ये पॉसिबल नहीं है और होगा भी तो बहुत लंबे समय के लिए। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कैसे संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या समाप्य संसाधन। और इसके पहले हमने पढ़ लिया असमाप्य संसाधन। तो 2 कैटेगरी तो मेजर होती है, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी और होती है, ठीक है, प्राय हम इसको नहीं देख पाते, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी होती है, इसको कहते हैं चक्रीय संसाधन। ठीक है, चक्रीय संसाधन एक्चुअल में नवीकरणीय संसाधन जो है ये भी एक प्रकार का चक्रीय फॉर्म है, यानी कि किसी वस्तु से, जैसे पवन ऊर्जा हम देखें, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है कि पवन के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊर्जा, पवन के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुई, ऊर्जा, और जब इस ऊर्जा को हमने प्राप्त कर लिया तो पुनः वापिस हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, पवन, और फिर हमसे क्या बन जाएगी, ऊर्जा। यानी इसका क्या चल रहा है, रिसाइकिल, यहाँ से यहाँ फिर पुनः यहाँ खर्च कर देंगे, तो ये एक प्रकार से साइकिल चल रहा है। लेकिन ये चक्रीय संसाधन है, ये भी ठीक उसी प्रकार से है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम 1 दिन में, 2 दिन में या 10 दिन में, यानी 1 दिन में अधिकतम बार कर सकते हैं, तो उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वह है जल विद्युत, या यूं कहें जल, वाटर। ठीक है, देखिए ये ऐसा संसाधन है जिसका 1 दिन में अधिकतम बार उपयोग होता है, विशेषकर जल का, यानी ये जल संसाधन जो है इसका अधिकतम बार उपयोग होता है, जल संसाधन का दिन में अधिकतम बार उपयोग होता है, इसलिए कैसा संसाधन है, चक्रीय संसाधन।
तो तीन प्रकार के उपयोग के आधार पर तीन प्रकार के संसाधन होते हैं। नंबर 1 नवीकरणीय असमाप्य ऊर्जा संसाधन, इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन जो समाप्त होने के बाद इनका पुनः मिलना शायद पॉसिबल नहीं हो, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। और एक होता है चक्रीय संसाधन, जिसमें जल विद्युत या विशेषकर हम बात करें तो जल संसाधन इसमें महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उद्देश्य के आधार पर। ये पढ़ लिया हमने उपयोग के आधार पर, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उद्देश्य के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य के आधार पर पढ़ रहे हैं और पहले ही जान लेना है कि उद्देश्य के आधार पर तीन प्रकार की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। नंबर 1 एक होता है ऊर्जा संसाधन, एक होगा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। दूसरा होगा, यहां लिख देते हैं कच्चे माल के आधार पर, दूसरा होगा कच्चे माल के आधार पर, और तीसरा हम यहां लिख देते हैं, चलिए एक बार इसको नीचे उतार लेते हैं, ऊर्जा संसाधन के आधार पर, ये नंबर 1। नंबर 2 कच्चे माल के आधार पर, और नंबर 3 खाद्य पदार्थ के आधार पर, ठीक है। तीन कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं, ऊर्जा संसाधन के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, और खाद्य पदार्थ के आधार पर। देखिए नंबर 1 ऊर्जा संसाधन में दो कैटेगरी होती है। एक होता है जिसको हम कहते हैं इसको परंपरागत, ठीक है, और इसे गैर परंपरागत। ठीक है, दो कैटेगरी, परंपरागत और गैर परंपरागत। दूसरा हम देखते हैं कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर तो नंबर 1 कच्चे माल के आधार पर खनिज, एक होता है खनिज, सेकंड होता है वनस्पति, ठीक है। देखिए नंबर 1 हो गया खनिज, नंबर 2 हो गया वनस्पति, और नंबर 3 जो इसमें रखते हैं वो रखते हैं पशु या जीव जंतु। ठीक है, तीन कैटेगरी होगी, नंबर 1 खनिज, नंबर 2 वनस्पति, नंबर 3 जीव जंतु। ठीक उसी प्रकार से खाद्य पदार्थ के आधार पर भी हम इसे डिवाइड करते हैं। तो खाद्य पदार्थ में मेजरली जो आता है वो आएगा खाद्य पदार्थ में खनिज के आधार पर, नंबर 2 वनस्पति के आधार पर, और नंबर 3 पशु व जीव जंतु के आधार पर। ठीक है, तीन कैटेगरी डिवाइड हो जाती है इसमें भी। ठीक है, और वनस्पति में भी दो प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं। वनस्पति में भी हम दो प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। एक होता है वनस्पति में प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर। एक हो सकता है कृषिगत कार्य के आधार पर, कृषिगत कार्य के आधार पर।
ठीक है, तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संसाधन के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत, कच्चे माल के आधार पर खनिज वनस्पति, पशु या जीव जंतु। उसके अलावा खाद्य पदार्थ के आधार पर खनिज, वनस्पति, पशु व जीव जंतु, ये 3 कैटेगरी होती है। ठीक है, अब देखिए खाद्य पदार्थ में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कच्चे माल में खनिज यहाँ पर भी है और खाद्य पदार्थ में भी खनिज यहाँ पर है, तो यहाँ खनिज से संबंध नमक से होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ संबंध किससे होगा? नमक से। लेकिन यहाँ जो खनिज होगा, यहाँ कच्चे माल में जो खनिज होगा वो क्या हो सकता है? लोहे एक्स हो सकता है, तांबा हो सकता है, सीसा जस्ता हो सकता है, ठीक है, बॉक्साइट हो सकता है, तो वो संबंधित यहाँ पर है। देखिए यहाँ वनस्पति संबंधित प्राकृतिक वनस्पति और कृषिगत, यानी प्राकृतिक वनस्पति में जो जंगलों की लकड़ियां वगैरह होती वो प्राकृतिक वनस्पति में इसको सम्मिलित करेंगे कच्चे माल के आधार पर, और कृषिगत यानी फसलों को यहाँ सम्मिलित करेंगे। वनस्पति में हमने जो कृषि होती है, जो एग्रीकल्चर होती है, उसको हम यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं। पशु जीव जंतु, ठीक है, यानी पशु कच्चे माल के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि कच्चे माल के रूप में जैसे आपने देखा होगा कि पशु के द्वारा पशु की खाल प्राप्त होती है, ठीक है, ऊन प्राप्त होती है पशुओं से, हड्डियां प्राप्त होती है पशुओं से, तो ये सब कच्चे माल के रूप में हो गया। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रूप में देखें तो खनिज नमक के रूप में हो गया। वनस्पति किसके रूप में हो सकती है? तो वनस्पति को अगर हम देखें तो फल व सब्जी के रूप में हो सकती है, फल व सब्जी के रूप में। पशु और जीव जंतु, ये इनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 कैटेगरी में देखें तो नंबर 1 एक होता है जंगली पशु के रूप में, एक होता है पालतू पशु के रूप में, और एक हो सकता है इसको कहते हैं समुद्री पशु के रूप में या समुद्री जीव के रूप में। इसमें भी 3 कैटेगरी पड़ी। पशु और जीव जंतु में भी 3 प्रकार की खाद्य पदार्थ के आधार पर 3 प्रकार की कैटेगरी हो गई। जंगली पशु हो गया, पालतू पशु हो गया और समुद्री जीव के रूप में भी हो गया। वनस्पति में फल और सब्जी खाद्य पदार्थ के रूप में हो गया, और खनिज के रूप में नमक। कच्चे माल के आधार पर पढ़ा तो कच्चे माल के आधार पर खनिज, इसमें फॉर एग्जांपल लोहा एक्स, तांबा, सीसा जस्ता, ये 3 इसके एग्जाम्पल। इस वनस्पति के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति हो सकती है, कृषिगत हो सकता है, ठीक है, और पशु और जीव जंतु के आधार पर खाल, ऊन वाले पशु, हड्डियां, ये हमें इससे प्राप्त होती है। और एक हो गया ऊर्जा संसाधन के आधार पर, ये 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत होते हैं और गैर परंपरागत होते हैं। तो यहाँ तक आपको ये चार्ट समझ में आ गया, यानी किसके आधार पर पढ़ लिया हमने? उद्देश्य के आधार पर हमने इसको पढ़ लिया। अब 1 बाय 1 हम एक पढ़ लेते हैं कि परंपरागत क्या होता है, गैर परंपरागत क्या होता है, खनिज वनस्पति क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब पढ़ रहे हैं उद्देश्य के आधार पर नंबर 1, और उद्देश्य के आधार पर नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं पहले ऊर्जा के आधार पर, यानी ऐसे संसाधन जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, ऐसे संसाधन जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन संसाधन की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें नंबर 1 है फर्स्ट परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से करते हुए आ रहे हैं और वे कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पर है या समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? परंपरागत। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं कि परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो कोयला, पेट्रोलियम, या हम लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया परंपरागत। दूसरा होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है। ऐसे संसाधन वो जो प्राचीन समय से करते आ रहे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हमने इनकी बात कर ली। और गैर परंपरागत का मतलब होता है जिनका उपयोग हमने वर्तमान में सीखा है, जिनका उपयोग हम वर्तमान में करना शुरू किया है। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हमने वर्तमान में करना शुरू किया है, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये मुख्य रूप से होंगे। दो तरह के हो गए, नंबर 1 परंपरागत संसाधन, नंबर 2 गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन का मतलब क्या हो गया कि प्राचीन का समय से करते हुए आ रहे हैं, जिनके समाप्त होने की संभावना है और बनने के बाद कितना समय लगेगा, कब हमें उपलब्ध होगा, ये हमें पता नहीं है। ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? परंपरागत संसाधन, कोयला और पेट्रोलियम। और गैर परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हमने कब से शुरू किया है? वर्तमान में, कुछ समय 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हमने शुरू किया है। ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे? गैर परंपरागत संसाधन। और एग्जाम्पल है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अब देखो, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ा था? उपयोग के आधार पर। और उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा था। एक था नवीकरणीय, इसका हमने एक नाम और दिया, एक नाम और दिया था असमाप्य, याद है आपको? सेकंड नंबर अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, इसका नाम दिया था हमने समाप्य। और थर्ड नंबर पे था चक्रीय। ठीक है, तो देखिए अब मुझे बताइए आप, हम बात कर रहे हैं उद्देश्य के आधार पर, और उद्देश्य में भी ऊर्जा के आधार पर, और ऊर्जा में भी 2 प्रकार के, परंपरागत और गैर परंपरागत। क्या परंपरागत संसाधन को हम नवीकरणीय या अनवीकरणीय, इन दोनों में से किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि परंपरागत संसाधन जो हमने पढ़ा है उद्देश्य के आधार में, ऊर्जा के आधार पर, परंपरागत संसाधन यदि हमें उपयोग के आधार पर इन्हें सम्मिलित करना चाहें तो किसके आधार पर हम सम्मिलित करेंगे? तो नवीकरणीय पे या अनवीकरणीय। ठीक उसी प्रकार से गैर परंपरागत संसाधन को हमने पढ़ा, तो इसको भी हम इनमें से यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय में किस में सम्मिलित करना चाहेंगे? तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। परंपरागत को हम नवीकरणीय या अनवीकरणीय दोनों में से किस में रखेंगे, और गैर परंपरागत में आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों में से किसमें रख सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूं उसका आंसर क्या होगा। परंपरागत संसाधन कैसे हैं? कोयला, पेट्रोलियम, इसको हम प्राप्त करने में हमें समय लगेगा, तो समय लगेगा तो कैसा है? समाप्त होगा, समाप्त हो जाएंगे कोयला और पेट्रोलियम, तो ये कैसे हो जाएंगे? अनवीकरणीय। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, ये कैसे संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय। कैसे संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? समाप्य। आगे समझ में आपको? अब देखिए दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत, और वर्तमान में शुरू हुआ है। और आपने पढ़ा था पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये ऐसा है कि हम इसको बार बार उपयोग में ले सकते हैं। बार बार उपयोग में ले सकते हैं मतलब किस संसाधन में? आगे नवीकरण, यानी उपयोग के आधार में किस प्रकार का होगा? नवीकरण। तो इसको हम लिख देते हैं नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। या अब बताइए समाप्य होगा या समाप्य होगा? असमाप्य होगा।
ये ऐसा मापते हैं। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। ऊर्जा के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत, अब इन दोनों को पढ़ने के बाद इसमें एक कैटेगरी और आती है, उसको पढ़ लेते हैं हम, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो कैटेगरी आती है गैर ऊर्जा संसाधन। गैर ऊर्जा संसाधन इसको भी पढ़ लेते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। देखिए ये तो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, इससे भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कोयला पेट्रोलियम से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन गैर ऊर्जा संसाधन में एक कैटेगरी और आती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। उसमें हमें क्या क्या शामिल करते हैं, जैसे लोहा अयस्क, तांबा, सीसा जस्ता, ठीक है। लोहा अयस्क, तांबा, सीसा जस्ता, ये कैसे संसाधन है, ये गैर ऊर्जा संसाधन है। ये मोस्टली किस आधार पर माने जाते हैं, कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, ठीक है। ये खनिज है, खनिज के जब हम पढ़ेंगे खनिज को तो वहां उसको पढ़ेंगे। तो ये आपके कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उद्देश्य के आधार पर नंबर 1 हमने पढ़ लिया, ऊर्जा के आधार पर 2 परंपरागत, गैर परंपरागत, और गैर ऊर्जा संसाधन में हम इनको शामिल करते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, और जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है वो 2 हमने परंपरागत आधार पर और गैर परंपरागत आधार पर हमने इसको पढ़ लिया है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं।